गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आईबी की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 12। ये मॉक टेस्ट असल में देखा जाए तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इनका लेवल कैसा है तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। IBACIO जो एग्ज़ाम 2017 वाला था उसका अगर आप क्वांट सेक्शन देखेंगे तो उसका कोई खास लेवल था नहीं। मतलब जैसा रेलवे का लेवल आता है वैसा ही उस एग्ज़ाम का भी लेवल था, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लेवल बिल्कुल CGL जैसा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो CGL प्रीलिम्स और मेंस के अंदर पूछे गए थे। तो इसलिए जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL CPO, वो इनको ज़रूर देखें। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। नीचे वाला जो पार्ट है वो अपना डाउट ग्रुप है। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, आपकी डिमांड थी कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भूल गए हैं आप शायद, तो चलिए भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कल भी क्वेश्चन शामिल किए थे, आज भी आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखना। बिंदु A रेखाखंड BC को 5:1 में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6 और -4। C के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 और 8। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक बार के लिए मैं बात को एक्सप्लेन कर देता हूं असल में मामला क्या होता है। अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, यहाँ कोऑर्डिनेट है आपका x2 और y2, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मान लो एक तीसरा बिंदु इसे m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो उस केस के अंदर इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, m का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, n का आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब यहां पर भी कुछ टर्म्स चलती हैं। टर्म्स क्या होंगी? एग्जामिनर या तो आपको बोल के कहता है कि इंटीरियर डिवीजन हो रहा है, आंतरिक विभाजन। इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड करने वाला पॉइंट इन दोनों को मिलाने पर कहीं यहां से लेकर यहां हो सकता है। अगर एग्जामिनर आपको नहीं कहता है कि इंटीरियर डिवीजन है तो भी आप इंटीरियर ही मानेंगे। कुछ केस के अंदर क्या होगा, एग्जामिनर आपसे कहेगा भाई ये विभाजन है, यानी एक्सटीरियर डिवीजन है। नया क्या चेंज होगा भाई? नया कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये लाइन आपने मिलाई, इसके बाहर ये पॉइंट आपको मिलेगा या इस तरफ मिलेगा, जस्ट आपको साइन चेंज करने होते हैं। जैसा इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये m उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये n इस तरफ के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आ जाएगा m+n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m का दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, my2 प्लस का n का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ny1, और जो रेशियो है आपका उसका कर दो आप यहाँ पर डिवीजन। ठीक है। स्क्रीन से हल्का सा बाहर चला गया है, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेज कर लोगे। my2 प्लस ny1। ठीक है भाई, ये हो गया डिवीजन। अगर आपका एक्सटीरियर बाह्य या एक्सटर्नल है उस केस में क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस के साइन आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो इस सवाल में फिर बचा ही क्या? जो भी चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे तो देखो मैंने पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट, आप सर्च कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय वासु सर या फिर कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय वासु सर, पूरा का पूरा आपको एक सिंगल वीडियो मिलेगा 9 से 10 घंटों के आसपास। हर एक बात को एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है भाई। चलो यहां से सोल्व करते हैं। अपने को पॉइंट क्या दिया है भाई? अपने को एक पॉइंट दे रखा है 6,-4, 6,-4। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 0,8, 0,8। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई? 5:1 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न कहता है भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें, 5 इंटू में 0, 0 आ गया, 1 इंटू में 6, तो ऊपर क्या बचा भाई? 6। नीचे क्या होगा? 6, 5 + 1, 6 का डिवीजन। y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो देखो 8 गुणा में 5, 40। ठीक है। 1 गुणा में -4 तो क्या आ जाएगा? -4 अपोन में वही 6। कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए? 1, यहां से इसको लेस करोगे 36, 6 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6। ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट। कई बार बच्चों की ठीक से इस पर कमांड आ जाती है, वो क्या करते हैं, इसको भी नहीं लिखते, सीधे सीधे रेशियो का दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं।
लेकिन क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर प्रैक्टिस कम होने की वजह से एरर होने के चांसेस होते हैं। तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड बचाने के चक्कर में रिस्क ना लें, ये पैटर्न लिखें, इसको इस तरीके से सोल्व करें, रिजल्ट आ जाएगा। अप्रोच क्या थी डिटेल में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और ये बना कैसे है ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंप्लीट वीडियो है उसे देखना पड़ेगा। सारे लॉजिक बता रखे हैं उसके अंदर कि किस चीज को कैसे निकाला, क्या किया, कैसे आता है डिटेल में। फिर देखना 3, -4 और -5 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समांतर रेखा का ढलान। देखो यहां पर जो शब्द इसने काम में लिया है ढलान, और इंग्लिश में टर्म इसने काम में ली है यहां पर स्लोप। एक इसके लिए स्टैंडर्ड नाम और होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कहा जाता है इसको और प्रवणता भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर का मूड हो तो वो यहां पर m भी काम में ले सकता है या फिर tan थीटा भी काम में ले सकता है। tan थीटा होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इतनी सारी बातें, ये तो चलो हमने अलग से लिख लिया tan थीटा। ये सारी की सारी m की वैल्यू भी ग्रेडियंट होती है, स्लोप, ग्रेडियंट, प्रवणता, ढलान, ये इसके अलग अलग नाम होते हैं। ये थोड़े से इसके स्टैंडर्ड नाम है और ये इसके नॉर्मल नाम है। ठीक है भाई, एक तो इस बात को ध्यान रखोगे कि चाहे वो ग्रेडियंट पूछे, चाहे वो आपसे स्लोप पूछे, चाहे वो आपसे m पूछे, इसका मतलब फाइनली आपको स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, tan थीटा। तो थोड़ा सा देख लें डिटेल में, किसी बच्चे के कंफ्यूजन है तो देखो आपके पास ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो एक पॉइंट आपके पास ये वाला है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x2 और y2। एक मेरे पास पॉइंट ये वाला है, इसके मैंने लिख दिए x1 और y1, कोऑर्डिनेट लिख दिए, दोनों को मिला दिया। इन दोनों से आपने क्या किया, असल में एक लाइन को पास कर दिया। ठीक है, एक लाइन को आपने इन दोनों पॉइंट से पास कर दिया। कोई मुझसे कहे इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो असल में देखा जाए पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना रही है। आपने यहां से मेजर कर लिया, इसकी वैल्यू आपने मान ली थीटा। ठीक है भाई, डायग्राम थोड़ा सा छोटा है तो पिक्सल बढ़ा के इसको देख सकते हैं आप। ठीक, आपने लिख लिया थीटा, लेकिन स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा कैसे निकालें, बड़ा ही आसान है। देखो यहां से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक यहां से कर दिया परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पैरेलल, एक परपेंडिकुलर आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब यहां से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अगर ये एंगल थीटा है, x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है, यहां अगर थीटा एंगल बना है तो यहां पर भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। tan थीटा की वैल्यू लिखोगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला आपका बेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखना x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, जैसे आपके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं तो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस मामला इंटरचेंज हो जाता है। तो यहां से ये वाली दूरी x एक्सिस से दूरी लिखोगे तो ये दूरी y2 आएगी, ये y1 आएगी। इस दूरी को लिखना है तो y2 माइनस y1। ऐसे ही y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x2 हो गई, ये आपकी x1 हो गई। ठीक है, हमें तो ये चाहिए थी तो इसको क्या लिख दिया, x2 में से x1 को लेस कर दिया। अब बताना जरा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। माइनस कॉमन ले लोगे तो यही बात आपकी y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप x1 y1 लेते हैं तो दूसरे के ऑटोमेटिक आपके x2 y2 हो जाएंगे। अब आपका मन करे वैसे आप डील कर सकते हैं, और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, स्लोप कह देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा, इन सब चीजों को साथ साथ के अंदर इनको देखते जाएं। जब अपने लंबे लंबे चैप्टर चलते हैं उनमें भी डिटेल में करते हैं। अब मान लो किसी बच्चे के हल्का फुल्का कंफ्यूजन है, ये पैटर्न हमने इसीलिए पकड़ रखा है कि चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो,
क्योंकि अगर मैं सीधे इसका आंसर लिखूंगा तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पढ़ाया तो था, पढ़ा भी था, नोट्स भी बनाए थे, सारा काम किया था, भूल रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं हर चीज को साथ साथ में कवर करवाता हूं, बशर्ते एक सवाल को सोल्व करने में 2 मिनट के बजाय 3 मिनट लग जाए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से तो करो कि भविष्य में वो गलत ना हो। चलो भाई, इसलिए आपको यहां जो पॉइंट दे रखे हैं, आपके पास एक पॉइंट है 3 कोमा में -4, और दूसरा जो पॉइंट आपका गिवन है इसे नाम दिया है -2 और 5। इनके नाम रख लो भाई। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 है। स्लोप आपको निकालनी है, क्या करना है, y2 में से y1 को लेस करना है, 5 में से माइनस माइनस करोगे, 5 में से माइनस करना है आपको -4, और ऐसे ही -2 x2 में से लेस करना है आपको 3। ठीक है, ये करके रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम अप्रोच की बात कर लें, क्या इतना कुछ लिखने की नीड है, साफ साफ दिख रहा है आपको। पहले जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1, बाद में जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 एंड y2। तो y2 में से y1 लेस करोगे, 5 में से माइनस करना है -4, तो क्या बन गया भाई 9, सीधे सीधे लिखा। ऐसे ही x2 -x1 -2 -3 करोगे -5, ये लो भाई आपका रिजल्ट आ गया। तो इतना कुछ नहीं करना होता है, पर्पज बस ऐसा है मेरा कि कोई भी बच्चा इस उम्मीद से देखता है कि भाई ये टीचर आपको मैथ सिखा सकता है, तो इसलिए उस चीज़ को डिटेल में भी एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही में आपका टाइम बचे, एक एग्जाम अप्रोच भी तो डेवलप करनी है। बार बार मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बैठने वाले 10 से 20% बच्चों के पास उस एग्जाम में पूछे गए सवालों के लायक नॉलेज होता है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अब इसको हम डिटेल में सोल्व करने की आदत करते, आप हो सकता है विचार ही ना करते कि भाई ऐसे लिख कर भी सोल्व किया जा सकता है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद सीधे सीधे आप एग्जाम अप्रोच अप्लाई करने का प्रयास करें। खुद से और प्रयास करेंगे तो चीज़ों को और भी बेहतर कर ले जाएंगे कि भाई ये भी सर लिखने की नीड नहीं थी, साफ साफ डिफरेंस दिख रहा था, ऑप्शन की थोड़ी सी हेल्प ले ली। देखना, ट्राइंगल XYZ और ट्राइंगल PQR के समरूप है। XYZ और PQR की परिधियों का अनुपात, थोड़ा सा मैं लिख करके एक बार बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक आपके पास है ट्राइंगल XYZ, सिमिलर किसके बताया है भाई, ट्राइंगल PQR के, PQR के सिमिलर बताया गया। ठीक है, XYZ और PQR की जो पेरीमीटर्स हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:9। ठीक है भाई, अब इसने क्या कहा है, दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें PQ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 27 सेंटीमीटर। आपसे इसमें पूछ रहा है XY की वैल्यू क्या होगी। पहले तो बात को समझो, असल में सिमिलरिटी क्या है। दो चीजें होती हैं, एक कोंग्रुएंसी, कोंग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, यानी कि एक ट्राइंगल हूबहू दूसरे के जैसा हो, मतलब एक को उठा करके आप दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, पूरे तरीके से उसको ढक लेगा, ये होती है कोंग्रुएंसी। इस पर बहुत ज्यादा लेवल के सवाल नहीं बनते कोंग्रुएंसी पर। दूसरा पार्ट है हमारा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है चीजें दिखने में एक जैसी हैं। अगर इसी में डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड का बनाऊं तो दो ट्राइंगल अगर एक स्पेसिफिक रेशियो में एक दूसरे को मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी को प्रूफ करने का तरीका क्या है, सिमिलरिटी असल में देखा जाए साइन रूल है। आप अप्लाई करके देख लें, अपने हिसाब से रैंडम एग्जाम्पल लें। सिमिलरिटी का मतलब होता है साइन रूल। ठीक है, जब सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं कि भी साइन रूल है, ये है, लास्ट में आपको पता चलता है कि सिमिलरिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का मतलब ये है यूनिट्स का एडजस्टमेंट। कहने का मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और यूनिट अगर मैं कोई पर्टिकुलर उठाऊं सेंटीमीटर, तो उनकी पर्टिकुलर साइड का रेशियो जो पर्टिकुलर एंगल के सामने है, क्योंकि एंगल तो सेम होंगे दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल की सरकमफेरेंस, दोनों ट्राइंगल की इन रेडियस, दोनों ट्राइंगल की सरकम रेडियस, दोनों ट्राइंगल के पर्टिकुलर एल्टीट्यूड जो स्पेसिफिक एंगल से निकलते हैं, इन सब का रेशियो सेम होगा। अगर आपको लेंथ का रेशियो दे रखा है और अगर आपको एरिया का रेशियो लिखना है तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या कर दो, लेंथ का स्क्वायर कर दो, रेशियो आ जाएगा। अगर आपको एरिया का रेशियो दे रखा है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर और लेंथ से जुड़ी हुई कोई बात आपसे पूछ रहा है,
एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, लेंथ पर जाना है, अंडर रूट करो, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बैलेंस करना है। असल में मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर उसने दी, उसने कहा कि भाई पेरीमीटर का जो रेशियो है 4:9 है। पेरीमीटर की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। और जो साइड होती है उसकी यूनिट क्या है? उसको भी मेजर सेंटीमीटर में ही करते हैं। तो क्या यहां कोई तनाव था? ऐसा कोई तनाव नहीं था भाई, साफ साफ दिख रहा है कि जो रेशियो इसका है वही रेशियो साइड्स का है, क्योंकि पी क्यू के एडजस्ट में क्या है? एक्स वाई। ये आपको तनाव ही नहीं लेना, क्योंकि इससे ज्यादा उसने डेटा भी नहीं दे रखा है, एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब सवाल एकदम आसान है, सीधे सीधे कर सकते हैं। देखना जरा, 9 को 27 बनाया, किससे गुणा किया? 3 से। तो इसका मतलब 4 को गुणा करोगे 3 से तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। एग्जाम में कैसे करें इस पर चर्चा करते हैं। देखो, आपने देखा पेरीमीटर का रेशियो और लेंथ का रेशियो सेम रहेगा। एक्स वाई जेड में लेंथ कितनी है? 4, पी क्यू आर में लेंथ 9 है। और फिर 9 को 27 सेंटीमीटर बनाया उसने, 3 से गुणा किया, 4 को भी कर दो 3 से, 12 आ जाएगा। इसका मतलब इस सवाल को आप एग्जाम में डील कर सकते थे माइंड में। ठीक है, आपने मैथ्स पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप सीधे ही आप ये सवाल भी कर रहे हैं, तब भी आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं। हर चीज़ को मैं साथ साथ में खोल खोल करके चलता रहूँगा। अगला सवाल देख करके कैसा लग रहा है? अभी देख करके लग रहा होगा एकदम आसान है, कुछ दम वाली बात है नहीं, फिर भी चलो सोल्व कर लेते हैं। कोई भी एग्जाम हो, इजी भी सवाल आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो देखना क्या है भाई, कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। प्लस का साइन क्या लिखा है? 1/3। कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है? आपका साइन 60 होता है √3/2। तो इसको क्या लिखोगे? 2/√3 लिखा जाएगा। 3√3 यहाँ पर क्या बनेगा? आपका एलसीएम बन गया। यही बात आ गई 3√3 प्लस का 2। लेकिन ऑप्शंस हमने देखे तो डिवीजन में √3 आपका नहीं है, 3√3। तो क्या कर लें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। √3 और 3 मिलकर के 9 बना लेगा, ये वाली बात भी 9 बन जाएगी, और यहाँ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। ये आपका हो गया रिजल्ट। यहाँ से ऑप्शन सेकंड अपना है करेक्ट रिजल्ट। चलिए भाई, अगला सवाल देखना। देखो, ये मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 2017 प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया सवाल था। हालांकि उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं क्लियर करवा दूंगा। एग्जाम की डिट्टो लैंग्वेज जो थी वो हमने यहाँ पर लिखी है। देखो, इसने क्या कहा है, ट्राइंगल DEF ई पर समकोण है। ठीक है भाई, ई पर समकोण है, तो ये मैंने मान लिया D, ये मेरा E, और ये मेरा हो गया यहाँ पर F, लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा, यदि M और फिर आगे एंगल 5, M एंगल 5 इक्वल्स टू 45 डिग्री। मेरे हिसाब से ये बात उसे ना दे करके उसे ये देना चाहिए था M5 का रिजल्ट क्या है? 1। ठीक है, रीजन क्या होगा भाई, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसीलिए मैंने इसको साथ में कंपाइल किया है कि आपको पता चले कि एग्जामिनर कैसे कैसे गेम खेल सकता है, जो आपने पढ़ रखा उसी के बेसिस पर। असल में एग्जामिनर ये चाह रहा था कि मैं कहूँ M एंगल F की वैल्यू, ये ग्रेटर लेस देन का साइन नहीं है, M एंगल F की जो वैल्यू है वो आपकी 1, एग्जामिनर को ये देनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है tan थीटा, और एंगल F दे दिया, इसका मतलब tan एंगल F की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। उसे 45 डिग्री नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे तो कोई खास मतलब बनता ही नहीं है। सीधे सीधे ही कह देता भाई एंगल F की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। कंफ्यूजन कहाँ हुआ? फिर से बात को समझना ध्यान से। एग्जामिनर अगर इसे सीधे सीधे पूछता तो कह देता कि एंगल F की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। एक तरीका तो पूछने का ये था। सवाल को पूछने के हिसाब से ही अगर डिफिकल्ट बनाना है, क्वेश्चन को पूछने के हिसाब से ही डिफिकल्ट बनाना है, तो एग्जामिनर आपको ये कह देता कि M एंगल F इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालते? फिर हम कंक्लूजन निकालते कि भाई M का मतलब होता है tan। ठीक है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एंगल F दे दिया तो इसका मतलब tan F डिग्री की वैल्यू 1 है, तो आप साफ साफ कह देंगे कि एंगल F जो है वो 45 डिग्री है।
लॉजिकल तरीका यही होना चाहिए था पूछने का, लेकिन जैसा सवाल था मैंने आपके सामने रख दिया। देखना भाई, यहां से एंगल 45 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये 1 1 और ये आपका √2। ठीक है, ऐसे भी नहीं सोचना चाहते तो देखो जो बात उसने पूछी है, साइन एफ की वैल्यू क्या होगी 1/√2, इनटू में tan एफ की वैल्यू 1, तो 1/√2 ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम XYZ हो, चाहे CDS हो, अलग अलग स्टेट की जो SSC की एग्जाम्स होती हैं वो हो, उनसे सवाल हम उठाते हैं, एनालाइज करते हैं कि किसी न किसी एग्जाम ने तो सवालों को घुमा करके पूछा ही होगा। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं मिलते, लेकिन किसी पेपर में 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल मिल जाते हैं, उनका कंपाइलेशन करके आपके सामने रखा जाता है। डिटेल में इसीलिए चर्चा की जाती है कि भविष्य में कुछ आए आपके सामने तो सीधे सीधे आप बात को पकड़ ले जाओ। बाकी इस सवाल में कुछ था नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, ये सवाल अगर आपकी पकड़ में है तो इसमें डायग्राम नहीं बनाने थे। कैसे भाई, एग्जाम में कैसे डील करते, आपने देखा m एंगल f की वैल्यू जैसे 1 देता तो साफ साफ पता चल जाता है एंगल f की वैल्यू 45 डिग्री है। साइन 45 इंटू टेन 45, साइन 45 1/√2, ऑप्शन थर्ड में है, 10 तो 1 होता ही है। तो इसका मतलब ये सवाल अपना सीधे सीधे माइंड में हो रहा था। ठीक है भाई, ये चीजें जरूर नोट करके जरूर रखना इन चीजों को, कि भविष्य में ऐसा कोई सवाल आ जाए तो किसी भी टाइप का आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। देखो, कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 21/20। कोट थीटा की वैल्यू आपके सामने गिवन है 21/20। कोट थीटा होता क्या भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 10 होता है परपेंडिकुलर बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन दोनों से अगर आप हाइपोटेनस निकालना चाहते हो तो 29 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, कितने होते हैं, तो वीडियो सर्च करना ट्रिपलेट बाई वासु सर, आपको एकदम फील आ जाएगा कि भाई उसके अंदर कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आज तक भी नहीं पता है कि ट्रिपलेट होता है 20, 21 और आपका 29। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 21 का 441, जोड़ोगे 841 हो गया, किसका स्क्वायर होता है भाई 29 का, लिखा जा सकता है। चलो भाई, ये आपको पता था। क्या पूछा है, सेक थीटा का। सेक थीटा की जो वैल्यू होगी क्या लिखा जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस 29 हो गया, बेस की वैल्यू 21 हो गई, लिखा जा सकता है। रिजल्ट आपका क्या निकल के आ गया यहां से 29/21, ऑप्शन फर्स्ट। चलो एग्जाम अप्रोच पर चर्चा करते हैं। एग्जाम में कैसे डील करते भाई, एग्जाम में सीधे सीधे आप यहां से डील कर सकते थे कि कोट थीटा की वैल्यू जो है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होती है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो नीचे बेस 21 आएगा, 20 और 21 की वजह से हाइपोटेनस 29 आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा 29/21। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सवाल है आपका, इसे भी बिल्कुल आप एग्जाम में माइंड में डील कर सकते थे। धीरे धीरे प्रयास करें, देखो एक दिन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के ऐसे डाउट होते हैं, जैसे ऑफलाइन वगैरह में भी पढ़ाते हैं तो बच्चे रजिस्टर ले आते हैं कि सर कंटिन्यूअस एफर्ट डालते हैं। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं कि सर हर रोज 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत की है, लेकिन आउटकम नहीं आते। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि हर मेहनत के आउटकम नहीं मिलते हैं, ये जीवन का सत्य है। जैसे मेहनत करोगे तो मजदूर से ज़्यादा मेहनत मेरे ख्याल से इस धरती के ऊपर कोई करता नहीं है। किसान से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हर टाइप का स्ट्रगल है किसान के जीवन में, मेहनत खूब करता है। लेकिन देश में किसानों की स्थिति, या वर्ल्ड वाइड भी देखोगे, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दें तो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है पूरी दुनिया में। मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। समस्या क्या है, समस्या ये है कि आज के टाइम में डिमांड ये है कि टैलेंट किसके पास कितना है। टैलेंटेड आदमी मेहनत ज़्यादा करेगा, आउटकम ज़्यादा आएंगे। तो इसमें टैलेंट कहाँ आ गया भाई। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर क्वांट उसका पार्ट है तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपका सिर्फ नॉलेज जो है वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है, आपकी एग्ज़ाम अप्रोच होती हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाती हैं। तो वो बच्चे हैं, उनको कितना भी टिपिकल क्वेश्चन दे दो वो कर लेते हैं, लेकर भी आते हैं कि सर ये बुक सोल्व कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया।
आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी नहीं होती एक्चुअल में देखा जाए। एक बुक ले लो अपनी अपनी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की, उसी को करना है, 2 बार कर लो 3 बार कर लो। लेकिन ध्यान रखना कि तोते की तरह नहीं पढ़ना है कि कई बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, 4 कर लिया, दोबारा रिवाइज कर रहे हो, यही सवाल कर रहे हो। आप मुझे सच में बताओ, नॉलेज तो है ही, पहली बार किए तो दूसरी बार भी हो जाएंगे, 2-4 सवाल छोड़ दो कि भी उसमें कन्फ्यूजन हो गया, तीसरी बार भी हो जाएंगे, चौथी बार भी हो जाएंगे। ये काम आप जीके के अंदर करें तो अच्छा है, इंग्लिश में करें तो भी अच्छा है कि हर बार करोगे तो माइंड में चीज़ें जाएंगी। मैथ्स के साथ ये नहीं है। मैथ्स में क्या है, एक बार सवाल हो गया, नॉलेज आ गया, अगली बार आपको काम करना है स्पीड पर। ठीक है भाई, स्पीड पर काम कैसे होगा भाई? एक तो आपके पास सटीक अप्रोच हो, कोई आपका दोस्त बता दे, आपको टीचर बता दे, कोई बुक बता दे। बुक में सटीक अप्रोच नहीं होती, ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी है मार्केट में जो ट्रिक व्रिक के नाम पर बिकती हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहें। अप्रोच सटीक क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब उस रास्ते को छोटा करने की बारी है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखूं। जैसे आज के सेशन में भी हम लोग और भी सवाल देखेंगे, उनमें आपके अच्छी खासी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। उनको पकड़ें, अपने नोट्स में उनको डालें। खुद से सवाल एक बार हो गया, दूसरी बार अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर चिंतन कर लें। ये टारगेट ना करें कि आज मुझे मैथ्स के 100 सवाल करने हैं, नहीं। आपने कर ली एक बार, आपको 50 ही करने हैं। अब उन 50 क्वेश्चंस पर सोचने में ज़्यादा टाइम लगाओ। धीरे 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 आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी ऑटोमेटिक माइंड के अंदर कि अच्छा ऐसे डील करते हैं, ऐसे टाइम बचाते हैं। कुछ सवालों में बचाओगे, फिर दूसरों में आदत होगी, अगले में होगी, तो पूरी मैथ्स में ही आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी। तो बेस्ट अप्रोच आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप जिनको देखेंगे तो धीरे धीरे खुद का कॉमन सेंस और भी ज़्यादा डेवलप होगा। देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 31/6 है, वह भिन्न है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि इन सवालों को हम लोग बाई ऑप्शन करें। ठीक है, आसान डेटा होता है तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले अप्रोच को समझ लो भाई, क्या कर सकते थे। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 3/5 है, तो क्या मैं इसको 3/5 यहाँ लिख दूं, अपॉन में 1 लिख दूं? और क्या मैं इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को k नहीं मान सकता? क्या मैं इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को x नहीं मान सकता? आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हो भाई, क्या समस्या है। x की वैल्यू 3/5 है, इसको अपॉन 1 लिख दो, या फिर एज इट इज इसको पढ़ा रहने दो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना था फिर देखना। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है आपके पास, x है, उसका आपने इन्वर्स किया, क्या लिखा जाएगा 1/x, उसका 3 गुना किया तो 3 अपॉन में x आ गया। इसका सम करोगे तो कितना बता रहा है 31/6। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। यहां पर आप एलसीएम लोगे, एक स्टेप लिख ही देता हूं मैं। ये आ गया आपके पास x² प्लस 3 अपॉन में x इक्वल्स टू में 31/6। मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप यहां पर x का गुणा कर दोगे और इधर से 6 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 6x² बन गया। ये x उधर जाएगा, इधर ले आओगे माइनस का 31x और ये प्लस का आपका 18 इक्वल्स टू में 0 आ गया। मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा था कि आप ये स्टेप सीधे लिख ले जाएं। अब अगर आपने मेरे अलजेब्रा के सेशंस देखे हैं, क्या बन गया है ये, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, ये लाइन है, यहां से यहां जाने का सीधा प्रयास करोगे, क्योंकि ऐसा पैटर्न पूरी की पूरी मैथ्स में कई चैप्टर हैं, उनके अलग अलग पैटर्न्स के सवाल होते हैं, उनमें बनता है। इसका मतलब ये आपको आना भी चाहिए। चलो 18/6 आपका कितना हो गया भाई, 18/6 आपका हो गया 108, लिखा जा सकता है। इसके 2 फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 108 आ जाए प्लस का, ये खुद माइनस का है। अगर मैं दोनों, एक फैक्टर पॉजिटिव रखूं एक नेगेटिव रखूं, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। तो एक तो द्वंद्व खत्म हो गया, दोनों के दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, सम करने पर -31 आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करें डील भाई, जैसे 30 और 1 रख लेंगे तो 30 ही आएगा। 28 और 3 रखेंगे, 28 गुणा 3 करोगे 108 पर नहीं पहुंच पा रहे हो। 27 गुणा में 4 करोगे, देखना जरा, 27 गुणा 2 54 गुणा 2 108। तो इसका मतलब एक फैक्टर -21 है, 27 है, एक -4 है। फैक्टर से रूट पर जाना है तो क्या करोगे, साइन चेंज होगा। सिखाया जा चुका हर एक बात, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में,
इस 6 का होगा इन दोनों के अंदर डिवीजन होगा, ये पार्ट बनेगा कितना 2/3, इसको सोल्व करोगे 3 से कैंसिल आउट करोगे 9/2। x क्या है वो फ्रैक्शन जो हम मान के चले हैं, देखना जरा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा 9/2। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो टाइम इसमें भी नहीं लगता है, ठीक है भाई। हो सकता है कि आप अगर बाई ऑप्शन जाते तो इजी तो नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, हाँ इजी कब पड़ता है, आपने ट्राई किया पहला ही ऑप्शन वैसा मैच कर रहा था, तो आप ये सीधे सीधे बात बिना किसी कंफ्यूजन के लिखते, ये पार्ट लिखते, अलजेब्रा सर्च करो वासु सर, अलजेब्रा बाई वासु सर, उसके अंदर सिखा रखा है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई वासु सर सर्च कर दो भाई, उसमें डायरेक्ट ये बात बता रखी है कि कैसे सीधे फैक्टर करके रूट निकाल लेते हैं। हमें इसका कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं करना है कि x माइनस समथिंग का स्क्वायर होगा, इससे इसका गुणा होगा फिर 0 करेंगे, नहीं, ऐसे कौन करता है भाई, कोई नहीं करता है, जिसे सिलेक्शन चाहिए वो तो नहीं करेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कहा, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। देखो 7 पैटर्न अलजेब्रा में पढ़े हैं आपने, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से 4 है, ठीक है। पावर 6 पर जाना है, दो तरीके हैं, एक तो क्या कर दो आप इसका स्क्वायर कर दो और फिर क्यूब कर दो, या फिर इसका मैं क्या कर दूं, जैसे पहले क्यूब कर देता हूं, तो यहां से क्या आ गया x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब, तो क्या लिखा जाएगा भाई 4 का क्यूब माइनस 3 गुना में 4। पैटर्न पढ़ा है हमने, 7 ही पैटर्न होते हैं, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया 64 में से 12 लेस किया 52। इसका भी अगर हम लोग यहां से कर दें स्क्वायर, इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे x की पावर 6 प्लस 1 में x की पावर 6, कितना आ जाएगा भाई 52 का स्क्वायर माइनस में 2। 52 का स्क्वायर नहीं आता है, ये भी सर्च कर लो भाई, स्क्वायर बाई वासु सर, उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा कि बेस वैल्यू 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 0 4 और 25 के अंदर 2 ऐड करोगे 27, ठीक है भाई। स्क्वायर में डिटेल में बता रखा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात को एक्सप्लेन करना थोड़ा संभव नहीं है। ये हो गया असल में सवाल कैसे हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम की, ऐसे थोड़ा ना करोगे भाई हमेशा, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में क्या करते, पहले माइंडसेट पूरा था कि पहले क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा फिर क्यूब किया जाएगा, या फिर पहले क्यूब कर दोगे फिर स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर वैल्यू बड़े नंबर की निकालना आसान होता है, बड़े नंबर का क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे क्या हो सकता था, पहले आप स्क्वायर करते तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। फिर क्या करना था, 14 का क्यूब माइनस 3 गुना में 14, वहाँ से रिजल्ट आता। बेटर रहता है बड़ा पैटर्न पहले सोल्व करो, x से x की पावर 6 तक जाना है, पहले क्यूब करोगे x क्यूब, उसका स्क्वायर करोगे x की पावर 6, चले 4 से क्यूब करोगे, 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 52 आ गया। आगे क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है, -2 करना है। 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2704, -2 कर दोगे 2702। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये पार्ट कवर कर रखा था, स्क्वायर आपको पता थे। अगर इतना कुछ पता था तो फिर इस सवाल में कोई दम नहीं था, माइंड में हो रहा है। इन बातों को मार्क करें, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सिखाना। आप खुद सोच के देखो यार, ऐसे एग्जाम में करने लग गए, एक मिनट से कम टाइम लगेगा नहीं इसको सोल्व करने में। कंफ्यूजन है वो ना हो इसलिए करके बताया है। आपको क्या करना है भाई, जो सवाल माइंड में हो रहे हैं उनको करो माइंड के अंदर। ये सवाल 5-6 सेकंड में आप खत्म कर सकते थे, क्योंकि सीधे सीधे इतनी बार पैटर्न में रिपीट होता है। 4 का क्यूब माइनस 3 गुना में 4 52 हो गया, 52 का स्क्वायर 2704, 2 लेस किया 2702, हिट मारा, तुरंत के तुरंत सोल्व होता है, ठीक है भाई। तो कुछ मेहनत तो आपकी लगती है, लेकिन एक बार अगर ठीक डायरेक्शन में आप मेहनत कर लेंगे तो इसका मतलब उसके आउटकम बड़े ही शानदार होते हैं। बहुत लोगों की आपने देखी होगी मैथ्स अच्छी है, बड़े बड़े सवाल दे दो उनको कर लेते हैं। भाई ऐसी डिमांड होती नहीं है किसी भी एग्जाम की। एग्जाम की डिमांड है टाइम, थोड़ा सा सटीक नॉलेज, टाइम ज़्यादा, कि टाइम आपका तुरंत का तुरंत मैनेज होना चाहिए कि आप स्पीड से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। टाइम को आपको बचाना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा समस्या होगी। देखना
एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ। क्या कह रहा है कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है उसका 170% प्रॉफिट होगा। फिर कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस में 20% का हम लोग इंक्रीज कर दें लेकिन सेलिंग प्राइस वो का वो मेंटेन रखें तो नया जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा। पहले बात को समझो, कुछ अज्यूम करते हैं तो बेहतर रहेगा। हमने मान लिया कि जो हमारा आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 100 रुपीज, लाभ कितने का हो रहा है इसका 170%, कितना हो गया 170, कितने पर बेचा भाई 170 का तो प्रॉफिट हो गया, तो 270 रुपीज क्या है सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है भाई कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गई, 100 का 20% 20 होता है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अब कितनी आ गई यहां पर 120 नई कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितने का, तो यहां से यहां जाओगे तो देखो ये 170 का गैप था, 20 बढ़ा दिया तो ये गैप वैसे ही 150 का बचा। अंतर दिख रहा है आपको, 150 का प्रॉफिट हुआ है किस पर 120 पर, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये इससे कट गया, 4 से कैंसिल आउट करोगे 25 टाइम्स, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 125% आ गया रिजल्ट। बात क्लियर है। एग्जाम अप्रोच डिस्कस कर लें, देखना कैसे करते एग्जाम में। थोड़ा सा इमेजिन करो, 100 रुपये मानोगे, 170 का प्रॉफिट 270 पर बेच दिया, रेट कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई, 120 से 270 बेचेगा, प्रॉफिट कितने का भाई 150 का, 150 का प्रॉफिट कितने पर भाई 120 पर, इसे कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, ये कैंसिल आउट, 4 से काटोगे 3 बार, ये 25 है, नीचे 3 आ गया, 5 से गुणा करोगे 125, ये लो सवाल खत्म। ये आपको करना होता है कि विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन है वो स्मूथ वे में सोल्व हो जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना। देखो किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 ज्यादा है, संख्या का मान क्या है। पहले तो बात को समझो कि कोई नंबर है अपने पास, हमने मान लिया वो नंबर है अपना 100, इसका 32% कितना होगा भाई 32 ही होगा, और इसका 27% कितना होगा 27 ही होगा। अब देखना ये वाली वैल्यू ज्यादा है, सॉरी 17% है, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये इससे कितनी ज्यादा है, यहां से देखोगे तो आपको पता चल रहा है रेशियो में 15 ज्यादा है, लेकिन उसने कहा कि 15 नहीं ज्यादा है, एक्चुअल में ये 15 रिप्रेजेंट किसको करता है 120 को, किससे मल्टीप्लाई किया भाई 8 से, तो इसका मतलब आप इसे भी क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से रिजल्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा 800 आ गया। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब एग्जाम में स्पीड मेंटेन हो जाएगी। क्या करें, देखो नंबर 100, एक वैल्यू 32, एक वैल्यू 15, दोनों के बीच का गैप 15 है। 15 किसको बताता है 120 को, कितने टाइम्स बैठा हुआ है 8 टाइम्स, 100 माना था 8 टाइम्स कर दोगे 800 आ गया। इसका मतलब ऐसा अगर कोई सवाल है जिसका लेवल इजी के अंदर है, माइंड में निपटाओ तुरंत के तुरंत, बात ही खत्म। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। स्टार मार्क करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में समाधान निकालेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा मैं आपको, एक एवरेज में भी अच्छी बात आपको बतानी है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका भी, पहले बात को समझ लो। एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10 सही 1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, और 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखो जब नीचे की तरफ आपकी नाव जाएगी तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, कि ये है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बनता किससे है भाई, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। और जब नाव ऊपर की तरफ जाएगी तो इसे हम लोग नाम देते हैं अप स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, बोट ऊपर जाने का प्रयास कर रही है लेकिन स्ट्रीम या करंट या फिर धारा इसे नीचे धकेलने का प्रयास कर रही है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड इफेक्टिव
प्रतिकूल दिशा में स्पीड इफेक्टिव बोट माइनस स्ट्रीम होती है, उसी दिशा में जा रही है तो बोट को सपोर्ट करती है कौन, करंट या फिर धारा, तो B+S लिख देते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अब देखना 15 किलोमीटर तो क्या गई, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, 15 किलोमीटर तो गई धारा के प्रतिकूल, मतलब अपस्ट्रीम। टाइम कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फिर देखना जरा 10.5 किलोमीटर, 10.5 को मैं क्या लिखूं, 20 और 1 21, 21 अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, ये 21/2 लिखते, डाउन स्ट्रीम जाती है तो अपॉन में डी का डिवीजन कर दे, वो 2 नीचे उठ करके आ गया। टाइम कितना लगा भाई, 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट को क्या लिखोगे, 3 घंटे 15 डिवाइड बाई 60, 1/4 घंटा और हो गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 13/4 आवर्स लिखा जा सकता है। ऊपर वाली कोई भी बात नहीं लिखनी थी, सीधे यहां जाते। फिर क्या कहा, 3 घंटे में 12 किलोमीटर अगेन अप स्ट्रीम में, टाइम कितना 12 में अपस्ट्रीम की स्पीड, और 14 किलोमीटर आपका किस में जाता है भाई, ये डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो अपॉन में डी, और टाइम कितना लगा 3 घंटे। ठीक है, ये सारा का सारा मामला आपका हो गया जो आपको लिखना था एक्चुअल में। ठीक है, इसका आगे चल के हम लोग और भी सटीक समाधान निकालेंगे, एक बार के लिए तनाव मत लो। देखो अब क्या करना है, कोई भी एक स्पीड पकड़ में आ जाए, दूसरी तो मेंटेन कर ही लोगे, तो यहां से गौर से देखना कि अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो 15 और 12, ऊपर 15 है नीचे 12 है, तो ऊपर वाला जो सेक्शन है 15 और 12 इक्वल कर लेते हैं, ऊपर वाले सेक्शन में 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई। फायदा क्या हो गया, 60 अपॉन अपस्ट्रीम और 60 अपॉन अपस्ट्रीम आ गया। अब यहां क्या बना है 15, यहां बना है 13। सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करोगे, इससे ये कट गया, खत्म। यहां देखना जरा, 15 में से इसको लेस करोगे तो 13 है, तो कितना आ जाएगा 2। इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसमें से इसको लेस करना, इसके नीचे डी है, इसके नीचे 2d है, तो एलसीएम क्या आ गया 2d। 28 में से 21 चला गया तो कितना बचा आपके पास 7, लिखा जा सकता है, गड़बड़ तो नहीं करने है ना। 28 में से 21 चला गया, 7 बच गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की अगर आप स्पीड निकालोगे तो यहां से बात पकड़ में आ रही होगी, डाउन ऊपर चला गया, स्पीड कितनी आ गई आपकी 7/4, लिखा जा सकता है। अब अप स्ट्रीम की अगर आपको स्पीड चाहिए तो ये जो गुणा किया था इसको तो साइड में रहने दो, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी। यहां पर आप 7 अपॉन में रखेंगे क्या 4, यहां आप 7/4 रखेंगे, 2 बार कट जाएगा, यहां 8। 1 मिनट भाई, हमने कोई ना कोई तो गड़बड़ की है। देखो देखो देखो, पकड़ आ गई, पकड़ में आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं पकड़ में आई है अभी तक। देखो 4 से गुणा किया था, ये वाली बात कुछ ऐसे बनी थी, 60, 5 से मल्टीप्लाई किया था 60, इससे ये कैंसिल आउट। इधर देखो 15 में से 13 चला गया 2, इधर हम लोग भूल गए, जब आप 4 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये 42 और ये कितना आपका 70, एलसीएम क्या बचा डी, 70 ये हो गया। यहां से 2 से ये 2 कटेगा, यहां 21 गुणा 2 42, 70 में से 42 लेस करोगे तो कितना बचेगा 28। यहां से देखना डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डी ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, कितनी आ गई 14 आ गई भाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर 14 है, इसको इसमें रखा, ये बना 1, उसको भूल जाओ क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन यही थी, ये 1 बना, इसको इधर भेज दोगे, माइनस होगा तो यहाँ 2 मेंटेन है, 12 बटा में u बराबर 2, 2 से इसको काटोगे तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है भाई, कैलकुलेशन होती है इस सवाल के अंदर। स्थिर जल में नाव की गति क्या लिखते हो, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन में 2, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, स्ट्रीम से स्ट्रीम कैंसिल आउट, 2 बार बोट, इसलिए 2 का भाग देते हैं। तो क्या कंक्लूजन होगा भाई, इन दोनों को ऐड करोगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को, 6 और 14 कितना आ गया 20, 2 का भाग दे दिया तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, लिखा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस बात को जरूर आप सीखना, इसका और भी समाधान निकालेंगे, लेकिन जब हम लोग इस पार्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे तभी वो कंक्लूजन समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा तो आपको ये लगेगा कि भाई रटा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, इसलिए आपको तनाव नहीं लेना। ठीक है, पैटर्न ये भी सीखना पड़ेगा।
अगला सवाल देखो, क्या कहा भाई, 17 परिणामों का औसत 60 है। आपके पास 17 रिजल्ट्स हैं जिनका एवरेज कितना है 60। यदि पहले 9 परिणाम, पहले 9 रिजल्ट्स का एवरेज 57 है और लास्ट के 9 रिजल्ट्स का एवरेज 65 है, तो 9वें पद का परिणाम क्या होगा। मुझे ये सवाल सीधे सीधे दिख रहा है कि इस सवाल को अगर ठीक ठीक कोई बच्चा दिमाग लगाए तो ये इसी पैटर्न में पूछा जाता है और इस सवाल का समाधान हो जाता है कि आप इसे माइंड में डील कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब माइंड में डील कैसे कर सकते हैं उस बात को भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रिजल्ट आसान सा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 60 एवरेज बता रहा है, एक संख्या 60 से 57, 3 नीचे है, एक 5 ऊपर है, फाइनली डिफरेंस 2 का है, 9 के रिजल्ट है, 9 गुणा 2 18, 60 में ऐड होगा तो रिजल्ट कितना आएगा 78। आपको समझ में आई ये बात? नहीं आई? चलो फिर समझते हैं। देखो 17 रिजल्ट है तो इसका मतलब 1 से लेकर आपके पास स्टार्टिंग में 9 रिजल्ट की बात कर रहा है, 8 रिजल्ट मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, 9th नंबर का रिजल्ट 1 लिख लेता हूँ और 10 से लेकर मेरे पास 17 नंबर तक, तो 8 नंबर ये हैं, एक ये है और 8 नंबर आपके ये हैं। इनिशियल लेवल पर जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो 9 रिजल्ट है इनका एवरेज जो है वो कितना है 57। ठीक है भाई, अब इसने इसको भी शामिल कर दिया तो यहां पर आपसे रिजल्ट क्या बता रहा है, इन 9 का फिर से कितना 65, क्योंकि 9 9 18 है तो इसका मतलब बीच वाले को बार बार रिपीट कर रहा है। एक बात उसने ये और कही कि भाई ये जो जितना भी मामला आपको दिख रहा है इस पूरे का जो रिजल्ट मेंटेन है वो कितना है 60। ठीक है, अगर हम लोग सीधे सीधे इसका रिजल्ट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, बात को ध्यान से समझना। पहले हम लोग इसको डील करते हैं टोटल के हिसाब से। अगर मैं स्टार्टिंग के 9 नंबर को ऐड करता हूं तो आप कहेंगे इनका टोटल क्या होगा, एवरेज 57 है तो 9 इंटू में 57 लिख दिया। अगर मैं अगले 9 नंबर को ऐड करता हूं तो आप कहेंगे कि भाई सबका एवरेज 65 है तो 9 इंटू में 65 आ गया। 18 नंबर है, 18 नंबर में मैंने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक, फिर वापस 9 से लेकर 17 तक। इसका मतलब जिस नंबर की मुझे वैल्यू पूछ रहा है उसको इसने 2 बार काउंट कर लिया। तो क्या समस्या है भाई, 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग चल रही है, 9 से लेकर यहां तक की चल रही है, जोड़ दिया। और आपको पता है 1 से 17 तक कितना है, उसको लेस कर दो। तो 1 से 17 तक 17 जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है 60, और इसकी वैल्यू अगर मैं x मानता हूं तो यहां से दिख जाएगा आपको x की वैल्यू निकलती हुई। कैसे निकली फिर समझो। यहां से यहां तक का सम जिसमें 8 ये नंबर है और x इंक्लूड है। ठीक है, यहां फिर देखो थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके 3 क्या 4 ही स्टार लगा लो इस पैटर्न के, ध्यान से समझना। यहां से यहां तक ये 8 नंबर है और मैंने इसमें x को जोड़ दिया तो मेरी वैल्यू ये वाली बन गई। यहां से यहां पर मेरे पास x है और आगे के मेरे पास 8 नंबर है, इनको जोड़ दिया ये आ गया। ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं कि 17 नंबर है उनको लेस कर देता हूं, 8 8 16 और एक 17 नंबर, जिसमें क्या शामिल है, शुरुआत के 8 है, फिर x शामिल है, फिर अंत के 8 है। जब आप इनको लेस कर दोगे तो आपके पास एक x एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, वही मैंने वहां पर लिखा है। यहां तक अगर आपको बात पकड़ में आ गई तो एक थोड़ा सा हमें यहां पर मॉडिफिकेशन करना है, वो ध्यान से समझना। क्या भाई, ये वैल्यू x की है। अब क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एक 60 मैं इसमें ऐड कर दूं और एक इसमें 60 लेस कर दूं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है। सवाल को छोटा कर रहा हूं भाई, देखना जरा स्क्रीन पर आपको प्रॉपर दिख जाए। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक बार के लिए 60 को ऐड कर रहा हूं और एक बार 60 को लेस कर रहा हूं। इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फायदा होगा क्या भाई, फायदा ये होगा कि ये माइनस का 17 गुणा 60 है, माइनस का 1 गुणा 60 है, तो 60 इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के 18 बार आ गया। ठीक है, आ गया, यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस सवाल को माइंड में कैसे किया था। चीजें हैं डिटेल में समझे, रटे नहीं, रटेंगे भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है फिर उस रटने का। मैं चीजें आपको डिलीवर करना चाहता हूं। आप ये सेशन देख रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि एक टीचर आपके सामने है वो क्वेश्चंस को सोल्व करेगा, उससे आपके रिजल्ट आते रहेंगे, कैसे हुआ क्या हुआ कोई मतलब नहीं।
मैं बात बोलता हूँ कि एग्जाम में टाइम बचाओगे तो सिलेक्शन होगा, इसका मतलब मुझे टाइम बचा करके आपको दिखाना भी पड़ेगा, देखो ऐसे बचता है। आप अपना दिमाग लगाओ, उसी पैटर्न को फॉलो, भी तनाव ही नहीं लेना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे बात सोल्व होंगी। क्या मैं इस 18 को 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता कि 9 इंटू में 60 लिख लूं मैं और अगेन 9 इंटू में 60 लिख लूं? क्या अलग बात है क्या? ये 60 कॉमन ले लोगे, 9 9 18 बन जाएगा, कोई बात नहीं है डिफरेंट। देखो अब बनाते हैं हम लोग इसका पेयर। बनाया 9 57 माइनस का कितना है 60, इसका पेयर बना लिया 57 माइनस 60 प्लस मैंने लिया 9 कॉमन, यहाँ क्या है मेरे पास 65 और यहाँ कितना है माइनस का 60 प्लस 60 बराबर x आ गया। यहाँ से क्या आया 9 गुणा में माइनस का 3 और यहाँ से क्या आ गया 9 इंटू में 5 प्लस का 60 बराबर x आ गया। ये कितना है भाई माइनस का 27 है, ये कितना है आपका 45 है प्लस का 60 बराबर x। यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं कुछ पार्ट हटा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अपना जो रिजल्ट निकला उसको थोड़ा सा गौर से देखना। अपना जो रिजल्ट निकला वो है -27 प्लस का 45 और प्लस का 60 बराबर x। इन दोनों की वैल्यू सोल्व करोगे तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई आपके पास 18, ठीक है। यहाँ पर कितना आपके पास 60 में 18 जोड़ दिया 78 आ गया। अभी भी बात नहीं पकड़ में आई होगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, देखना पकड़ में आएगी बात। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है लेकिन समझना था इसलिए है। देखो एक तो बीवी कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाना है यहाँ पर, ये आपका होमवर्क रहेगा। मुद्दा ये है कि सभी का एवरेज अगर हम लोग 60 मान रहे हैं, यहाँ से बात समझ में आएगी, तो 9वें नंबर के साथ भी क्या होगा, हम उसका एवरेज भी 60 मानेंगे। लेकिन एक ग्रुप में 9 लोग हैं जिनका एवरेज कितना चल रहा है भाई 5 ज़्यादा चल रहा है। कितने लोग हैं 9, हर एक नंबर कितना बढ़ाएगा 9 गुणा 5 45 बढ़ा देगा। एक ग्रुप और बन रहा है 9 ही लोगों का जिसका एवरेज कितना चल रहा है 57। इसका मतलब यहाँ पर 3 का डिक्रीज आ गया, 9 गुणा में -3 कितना आ गया माइनस का 27, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो या फिर एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। एक एवरेज से वैल्यू ऊपर होती है, मस्ट है ऐसा, एक एवरेज से आपकी वैल्यू नीचे होगी, मस्ट है, ऐसा होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से 9 इंटू में 3 कितने का डिफरेंस आ गया 27 का। असल में ये क्या था 45, ये नीचे था इसलिए नेगेटिव था। भविष्य में आपको दिमाग नहीं लगाना है। असल में देखा जाए इन दोनों का अंतर आपको देखना था। अंतर इन दोनों का कितना है भाई 18 और सबका एवरेज कितना मान रहे हैं हम लोग 60। तो रिजल्ट कितना आ गया 78 आ गया। मैंने क्या किया भाई, मेरे वाली बात भी थोड़ी सी और सुन लो, इसको भी करना है। इसको भी ये कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं थी। जैसे एग्जाम में इस सवाल को कैसे करते भाई, 60 तो सबका चल ही रहा है, चल रहा है, फिर क्या करते, एक 9 नंबर है 60 से 5 ज़्यादा है तो 45 आ गया, और कुछ नंबर 9 ऐसे हैं जिनका एवरेज 3 कम है तो -27 कर दिया, ठीक है। डिफरेंस लोगे 78 आ गया। मेरे वाली बात भी सुन लो, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कुछ ऐसे सोचा कि एवरेज 60 तो है, x के हिस्से में 60 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ जो नंबर है वो कितना इंक्रीज दिखा रहा है 5 दिखा रहा है, नंबर कितने आपके पास 9। यहाँ जो है वो कितने का डिक्रीज दिखा रहा है 3 का डिक्रीज दिखा रहा है, नंबर कितने हैं 9। तो इस 5 डिक्रीज में से 3 डिक्रीज को लेस कर दें तो असल में इफेक्टिव डिक्रीज आपके पास कितना बचता है 2, और कितने नंबर के लिए दिखता है 9 ही नंबर के लिए। क्योंकि इन 9 नंबर का 9 गुणा में 5 करोगे, 9 गुणा में -3 करोगे, फाइनली क्या बचता है 9 गुणा में 2 बचता है ना। तो इसका मतलब मेरे पास इफेक्टिव इंक्रीज कितना है 18। 60 मेरा एवरेज चल रहा था, ये मेरा रिजल्ट आ गया। बात पकड़ में आई, फील आया होगा, फील आया है। और सवाल अगर ऊपर से नहीं गया तो कम से कम सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और अपने आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके साथ एटलीस्ट शेयर किया करें, ठीक। PDF आपको जो मिलती है उसके अंदर बिल्कुल क्लास का लिंक रहता है, क्लिक करें। बच्चे को कोई भी समझा दे भाई आपके आसपास भी कोई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जितना डेडिकेशन के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जितना सटीक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप मुझे बताएं तो सही कि सर ऐसा होता भी और जगह भी। कम से कम आपकी इतनी जिम्मेदारी तो ले यार, कोई टीचर आपके लिए आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है कंटेंट को सिलेक्ट करने में, अप्रोच के अंदर, हर क्वेश्चन को समझाने में भी जी जान लगती है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि ये सवाल किसी बच्चे के समझ आए किसी के नहीं आए, ना मैंने कोई ट्रिक की बात की है, मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है
और एवरेज चैप्टर कंप्लीट एवरेज बाय वासु सर आप सर्च कर देना, उसमें बीवी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जिस बच्चे ने बीवी कॉन्सेप्ट को समझ रखा उसके लिए इसको सोल्व करना इजी टास्क है। ठीक है, मैं एक बार फिर से माइंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 60 सबका एवरेज चलेगा, तो इसका मतलब ये जो 9वें नंबर का नंबर है ये 2 पार्ट के अंदर बार बार रिपीट होता है। 8 इसके पहले, 8 इसके बाद 2 बार रिपीट होते हैं। हमने तो सबका एवरेज 60 मान रखा है। अब हम चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। अगले ग्रुप के जो 9 नंबर हैं सब क्या है, एवरेज से 5 ज़्यादा। पिछले ग्रुप के 9 नंबर हैं वो कितने हैं, 3 ज़्यादा। 9 ही नंबर ऊपर है, 9 ही नंबर नीचे है। ये 5 बढ़ाना चाह रहे हैं, ये 3 घटाना चाह रहे हैं, तो असल में इंक्रीज ही तो आएगा। 5 में से 3 हटा दो भाई। असल में इफेक्टिव इंक्रीज कितने का दिख रहा है आपको, 2 का। कितने नंबर में, 9 नंबर के अंदर। तो 9 गुणा में 2 18 ऐड करो, सीधे सीधे रिजल्ट कितना आ गया, 60 + 18। रिजल्ट लिखा 78। और मेरे ख्याल से आपने कभी इस पर विचार भी नहीं किया होगा कि कितने टिपिकल सवाल हैं वो भी आप माइंड में डील कर सकते हो। एफर्ट डालने पड़ते हैं, सही दिशा के अंदर वर्क करो, चीज़ें सीखो, चीज़ों से मत घबराओ। कोई टीचर सीधे ट्रिक की बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रिक नहीं सिखा रहा, वो उससे शानदार चीज़ें दे रहा है कि ऐसी चीज़ें हम जीवन भर भी नहीं भूलेंगे। चलो भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। स्टार मार्क कर लेना। सेशन लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर करना। PDF आपको इनकी वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे। देखो 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो 3000, असल में देखो पहले बात को समझोगे, 100 रुपये क्या कर ली हमने मार्क प्राइस, ठीक है। 34 का क्या कर दिया हमने इस पर डिस्काउंट, कितने में बेचेगा भाई, 66 में। किसको रिप्रेजेंट करता है, 3168, ठीक है। चलो अब असल में ये कितने गुना पर, ये हमें नहीं पता है। 66 का इतने टाइम्स ये है, 100 की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में क्या करते भाई, एग्जाम में देखना 34% का डिस्काउंट कर दिया, कितने में बेचेगा, 100 का आर्टिकल 66 में। वस्तु को बेचा है कितने में, 3168। 3168 किसको रिप्रेजेंट करता है, 66 को। 1 की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में 66। असल में चाहिए आपको 100 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना नहीं लिखना था, ये हटा दो। ये हम सोच सकते हैं, जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं उसमें पेन तक चलाना पाप माना करो। इसे करना है 16, तो परफेक्ट रिजल्ट है तो काट लो, 6 से ही काट लो फिर। 11 2 22, कितना बचा आपके पास, 9। 11 2 22 और आपके पास 9 बचा 96। 11 8 88, कितना बचा आपके पास, 8 बचा, 8 बार और आ गया। 6 से कैंसिल आउट करोगे 4 बार, 4 बचा 48, 2 लग गए 0। आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं थी भाई इस सवाल में। रिजल्ट परफेक्ट जहां पर भी आता है मान के चले वहां कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर मस्ट है कि चीजें कैंसिल आउट होंगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। देखो A, B और C किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। 4 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया। फिर B ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। C ने रिमेनिंग वर्क को पूरा किया। काम पूरा करने में कितने दिन लगे? पहले तो बात को समझ लेते हैं, मामला क्या है, फिर एग्जाम अप्रोच की बात करेंगे। A, B और C है, काम करते हैं 20, 24 और 30 डेज में। LCM 20 और 30 का 60 हो गया। इसे लिख सकते हो 12 × 2। 60 में 12 का डिवीजन करोगे 5 बचेगा, उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो डबल कर दो। इसका मतलब LCM 120, या फिर बार बार रिपीट होता है। इफिशियंसी 120 में 20 का भाग दिया, यहाँ से 5 आ गई, यहाँ से कितनी आ गई भी, 4 आ गई। एक तरीका तो ये था कि काम जो आपका है वो मान लो आप T दिन में हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है, कि कुछ भी नहीं आ रहा है तब आप कर सकते हो कि तीनों ने मिलकर 7 काम किया, 4 दिन बाद A ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब A 4 दिन तक करेगा। पूरा काम T दिन में हुआ है। B काम खत्म होने के 6 दिन पहले, तो T में से 6 दिन लेस कर दो, इतने दिन काम किया है B ने। और पूरे के पूरे शुरू से अंत तक C ने काम किया है। काम कितना है, 120, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। A की वैल्यू 6 4 आपके पास 24 आ गई। B की जो वैल्यू है 5 रखोगे, यहाँ बचेगा 5T, 5 - 6 30 आ गया। प्लस C की वैल्यू रखोगे 4, तो ये 4T बराबर 120। ये 9T बच गया आपके पास।
यहाँ से देखो 24 और -30, -6 उधर चला जाएगा तो कितना 126। टी की वैल्यू निकालोगे, एक बार डिवीजन 3 बचा 4, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना भाई। ये तो तब की बात होगी कि कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तब इसको फॉलो करोगे। एग्जाम अप्रोच देख लें अब थोड़ा सा। ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूं मैं कि बच्चा जो पकड़ नहीं पाता है चीज़ों को, वो कैसे डील करें, कि भाई जो बात एग्जामिनर ने कह रखी है उसको आप प्रीफर कर दें। इससे आपका सवाल सोल्व होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, कोई अप्रोच डंकी नहीं आती है, तो एक ऐसी भी अप्रोच है कि लैंग्वेज पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। अब देखना इंपॉर्टेंट कि 24, 20, 30 का एलसीएम कितना हो गया 120। 120 लड्डू खाने किसको, ए को, बी को और सी को। तीनों ने अपना कारवां स्टार्ट कर दिया। अब 4 दिन के बाद क्या हुआ, ए ने कहा कि यार मेरा मूड नहीं है लड्डू खाने का आपके साथ। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी है भाई, तो 120 टोटल लड्डू हैं, तो ए की इफिशियंसी 120 में भाग दोगे 20 का, कितनी है 6। इसका मतलब ए हर रोज 6 लड्डू खा सकता है। 4 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि ये नौटंकी करेगा, कि तीनों मिलकर के काम तो शुरू कर रहे हैं। 120 लड्डू खाने का टारगेट है। ए कितने खाता है हर रोज, भाग दे दोगे 120 में, 20 का 6 खाता है। बी कितने खाता है, 24 का भाग दे दो 5। सी कितने खाता है, 4 खाता है। ठीक है, आपको पता है ए 4 दिन के बाद नौटंकी करेगा, भाई मेरा तो पेट भर गया, मैं लड्डू नहीं खा रहा, तो उसको शुरुआत से ही बाहर निकाल दो। शुरुआत से बाहर निकाल देंगे तो उसे तो हमें 4 दिन का काम करवाना था। तो क्या समस्या है, हर रोज ए 6 लड्डू खा सकता है। 4 दिन में 4 दिन में 24 लड्डू खाएगा। काम शुरू हुआ, 120 लड्डू ला करके थाली में रखे और 24 लड्डू आपने पकड़े और एक को कहा कि 4 दिन बाद जाना था, आज ही भाग जा, चला गया। तो इसका मतलब हमने असल में देखा जाए तो ए से 4 दिन का काम करवा लिया, लेकिन उसको दफा कर दिया। बी क्या कह रहा है कि काम खत्म होने ही वाला है, उसके 6 दिन बचे हुए। बी कह रहा है कि यार मैं तो जा रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है यहां पर। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि बी एक्चुअल में कितने दिन लड्डू खा चुका है। अगर आपको ये पता होता तो आप तुरंत बी को भी दफा करते, तेरे हिस्से के लड्डू पकड़ और जा यहां से, बचा हुआ सी शुरू से लेकर अंत तक काम कर लेता। लेकिन बी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि भाई इतने लड्डू बचे हुए हैं, अब इनको सी अकेला बचा हुआ 6 दिन में खा लेगा। बी के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इसने कितने दिन काम कर लिया, कितने दिन अपने साथ लड्डू खा लिए। तो बी को हमने बहलाया, हमने कहा यार 6 ही दिन की बात है, तू रुक जा। अगर हम उसको जबरदस्ती पकड़ के रख लें 6 दिन, तो वो जो बचे हुए लड्डू जो सी को खाने हैं 6 दिन में, उनमें गड़बड़ करेगा। तो हम क्या करवाते हैं, अलग से मिठाई की दुकान पर जाते हैं, 6 दिन के हिसाब से हर रोज ये 5 लड्डू खा सकता है, तो 30 लड्डू का एक पैकेट मंगवाते हैं और इसके सामने रख देते हैं। अब फायदा क्या होगा, सी तो वो जो बचे हुए लड्डू हैं जिनको 6 दिन में खाना है वो खाएगा ही खाएगा। बी हमारा काम डिस्टर्ब ना करे, तो हमने उसके लिए हलवाई की दुकान से 30 लड्डू मंगवा दिए, 6 दिन में वो खाता रहेगा। अब इस सिनेरियो को आप गौर से देखो, ये लड्डू खाए हैं, किसने खाए, ए को तो हमने निकाल ही दिया -24 करके। शुरुआत से लेकर अंत तक बी और सी दोनों ने खाए हैं। तो इसका मतलब बी और सी हर रोज कितने लड्डू खाते हैं, 5 और 4 9। डिवीजन करना है, -24 30, 6 बचेगा। 126 में 9 का डिवीजन किया एक बार, 3 बचा, 36 4 बार। ये लो आंसर आ गया। बी और सी शुरू से लेकर अंत तक आपके काम में मेंटेन रहे, इसका मतलब कितने दिन तक मेंटेन रहे, 14 डेज तक। यही आपका रिजल्ट हो गया। तो असल में देखा जाए तो ये आपकी होती है एग्जाम अप्रोच। मैथ्स को थोड़ा रिलैक्स होकर के पढ़ें, इजी जो अपनी डेली लाइफ है उससे रिलेट करने का भी प्रयास करें, अगर कुछ कर सकते हैं। मैथ्स बहुत आसान है और इतनी स्पीड से इसके सवाल किए जा सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। माइंड में आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे सवाल होते हैं, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं उनको भी इजी वे में समझा जा सकता है। चलो भाई, आज का सेशन यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। बस आपसे एक फेवर यही चाहिए था कि भाई इन सेशंस को अगर शेयर कर सकते हैं किसी बच्चे के साथ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेशन के ऊपर कमेंट करके चले जाएं, 1 मिनट का टाइम निकाल लें, जैसा भी आपको लगता है। जैसे
किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम दी है, उसका पेपर ठीक हुआ, वही कमेंट कर दे। कि कोई नया स्टूडेंट आता है वो ज़रूर कमेंट पढ़ता है कि इस टीचर से मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आपको ठीक लगता है आप ठीक कमेंट करें। मैं तो ये कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता आप बिल्कुल कमेंट करें कि गुरुजी आप में वो वाली बात नहीं है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो हो सकता है मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या चाहिए कि टीचर अट्रैक्टिव पढ़ाए। नहीं भाई, सीधी बात है, इफेक्टिव पढ़ाएंगे, इफेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चीज़ें प्रयास रहता है कि बीच बीच में चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाएं, लेकिन अपना सब्जेक्ट ऐसा है, उसकी डिमांड ये नहीं है कि उसको अट्रैक्टिव करके जानबूझ करके पढ़ाया जाए। इफेक्टिव पढ़ो, एग्जाम में इजी वे में सिलेक्शन होगा। और कमेंट भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दें। ठीक है भाई, चलो फिर किसी भी टाइप का कोई डाउट है आपका यहाँ कमेंट करें, या वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, वहाँ पर आप कर सकते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।